हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स मास्टर्स। मेरा नाम है रमनदीप एंड ये है हमारा लेसन नंबर 4। और इसमें लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हमने स्टडी करा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और उसमें उसी में ही हमने स्टडी करा था कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आई होप सो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग तीनों समझ में आ गए होंगे। और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग का जो कंसेप्ट है वो आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इन केस आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम इसको आने वाले वीडियोस में सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जल्दी से अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम है रमनदीप। मैंने बीकॉम फर्स्ट डिवीजन पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से करी है, एमकॉम फर्स्ट डिवीजन यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल से, और JRF 99.88% क्वालिफाइड हूँ एंड ऑल ओवर इंडिया रैंक मेरा 60 है। एंड करंटली मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इन कॉमर्स। तो जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, आज हम डिस्कस करेंगे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसको हम गैप कहते हैं, GAAP। जी स्टैंड्स फॉर जनरली, ए स्टैंड्स फॉर एक्सेप्टेड एंड ए स्टैंड्स फॉर अकाउंटिंग एंड P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल्स। तो गैप का मीनिंग होता क्या है, इससे मैं आपको इसको मतलब आगे बुकिश नॉलेज में इसको स्टडी करने से पहले मैं आपको इसका ना एक जनरल सा मीनिंग बता देती हूँ। गैप होता क्या है? गैप होता है कि आपका एग्जांपल ले लेते हैं हम इसमें, कि आप मान लीजिए अभी हमें पता है कि हमारी जो मतलब वर्ल्ड है, वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज है। ठीक है, यूएस भी है, इंडिया भी है, चाइना भी है, ठीक है, और न्यूयॉर्क ऐसे सॉरी न्यूजीलैंड भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। तो ये सारी डिफरेंट कंट्रीज है, और भी बहुत ज्यादा कंट्रीज हैं। ठीक है, मैं इनके एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ। ठीक है, अभी मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है न्यूजीलैंड की किसी कंपनी में। ठीक है, अब न्यूजीलैंड क्या है, कुछ अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा होगा, है ना, जिसके बेसिस कुछ उसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होंगे उस कंट्री के। ठीक है, उसके लीगल प्रोविजंस के बेसिस पे वहाँ की जो कंपनीज है वो क्या कर रही होंगी, अपने अकाउंटिंग के साइकिल को कंटिन्यू कर रही होंगी। ठीक है, तो सिमिलरली अगर ऑस्ट्रेलिया में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वहीं पे ऑस्ट्रेलिया के अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स होंगे, उनके अपने रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होंगे, यूएस के अपने रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होंगे, इंडिया के अपने रूल्स एंड प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स होंगे, है ना, अकाउंटिंग के प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, तो क्या होगा कि अभी कोई इन्वेस्टर है, ठीक है, वो इंटरनेशनल लेवल पे अभी किसी भी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। ठीक है, मान लीजिए वो न्यूजीलैंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अब वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो न्यूजीलैंड के ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड रूल्स को फॉलो कर रही होगी। अगर वो इन्वेस्टर किसी और कंट्री का है, वो न्यूजीलैंड से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है, तो उसके लिए ये क्या है, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो भी उस कंपनी ने फॉलो करे होंगे, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस या कन्वेंशंस वगैरह फॉलो करे होंगे, जो भी स्टैंडर्ड्स फॉलो करे होंगे, अब वो उसकी समझ से बाहर होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से वो क्या है, हर एक कंट्री के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स तो याद नहीं रख सकता, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स याद नहीं रख सकता, रूल्स याद नहीं रख सकता, जिस जिसकी वजह से उसके लिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है ये अंडरस्टैंड करना कि वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या इंफॉर्मेशन कन्वे कर रही हैं और क्या इंफॉर्मेशन नहीं कन्वे कर रही हैं, उस पर्सन के लिए, उस इन्वेस्टर के लिए ये जानना क्या है, मुश्किल हो जाता है। इसके बेसिस पे अब वो क्या है, एक मतलब क्या लीजिए एक एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएगा। जिस हो सकता था वो उसने इन्वेस्टमेंट करनी हो, लेकिन उसको कुछ समझ में ही नहीं आया, ठीक है, कि वो ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट में क्या क्या दे रखा है, किस बेसिस पे रिकॉर्डिंग हो रखी है। ठीक है, तो अब वो इन्वेस्टमेंट करने में क्या करेगी, उसको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है। जो कौन इशू करता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है वो इशू करती है। ठीक है, इन्हीं मतलब जो इंटरनेशनल लेवल के ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, कन्वेंशंस हैं, रूल्स एंड टेक्निक्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आई होप सो आपको इसका जनरल सा आइडिया लग गया होगा कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होता क्या है। इसको हम आगे इसका मीनिंग डिस्कस करते हैं। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये क्या है बच्चे, एक बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है और गाइडलाइंस है। ठीक है, ये गाइड करती है कि हमें अकाउंटिंग को कैसे करना है। इंटरनेशनल लेवल पे क्या है, जनरली इसको एक्सेप्ट किया जाता है हर एक कंट्री में। ठीक है,
चाहे वो कोई सी भी मर्जी कंट्री हो, ठीक है। ऐसे ही हर एक कंट्री का ना अपना अपना जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना, उसको उस कंट्री के नाम से ही जाना जाता है। जैसे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हम इंडियन गैप बोलेंगे, यूएस के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम यूएस गैप बोलेंगे, ठीक है। ऐसे अभी इंटरनेशनल लेवल पे हम इसको क्या कहते हैं, सभी ऑर्गेनाइजेशंस को जब हम सभी कंट्रीज के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को जब हम इकट्ठा यूनिफॉर्म लेके चलते हैं, यूनिफॉर्म नेचर में लेके चलते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, गैप कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, जिनको हमें फॉलो करना ही करना है, चाहे आप किसी भी कंट्री में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको क्या है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। इन स्टैंडर्ड्स को, इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के बाद जो इन्वेस्टर्स होंगे उनको क्या है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी। किस पे, फाइनेंशियल नेचर की इंफॉर्मेशन मिलेगी, एंड वो क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंटिंग रूल्स को फॉलो करते हुए ही ये जो इंफॉर्मेशन क्या है, इन्वेस्टर तक पहुंचेगी। यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, ये जो गैप है इसको अप्लाई करेंगे, उसके बेसिस पे जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आएगी इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, वो क्या है, किस तक पहुंचेगी, इन्वेस्टर तक पहुंचेगी। और इन्वेस्टर के लिए क्या होगा, इजिली उसको अंडरस्टैंड करने में कोई भी, मतलब कह लीजिए कि उसको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। वो इजिली कंपनी टू कंपनी क्या है, कंट्री टू कंट्री क्या है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की परफॉर्मेंस को कंपेयर भी कर सकता है, क्योंकि ये सारे क्या है, यूनिफॉर्म नेचर के हैं, इसमें हर कंट्री वाइज कुछ भी डिफरेंट नहीं है। यस, बट इंडस्ट्री स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस कुछ होती हैं जो कि फॉलो करनी होती है। डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग भी कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जो वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंडस्ट्री फॉलो करती है, ठीक है। तो आई होप सो आपको गैप का मीनिंग अभी समझ में आ गया होगा कि गैप होता क्या है। गैप ऑल्सो ट्राइज टू एंश्योर दैट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज रिपोर्टेड एक्यूरेटली एंड फेयरली। इसका और ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमारे जो डिफरेंट यूजर्स हैं अकाउंटिंग के, ठीक है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के जो डिफरेंट यूजर्स हैं उन तक ये जो इंफॉर्मेशन है करेक्टली एंड फेयर तरीके से, यानी कि उसमें कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, कोई भी फैक्ट्स क्या है इन्वेस्टर्स से या फिर यूजर्स से क्या है कंसील नहीं किए जाएंगे, उनसे कुछ भी नहीं छुपाया जाएगा। जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो उन तक बाय फॉलोइंग दिस जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऑर्गेनाइजेशंस क्या है पहुंचा देंगी। अब जो अकाउंटिंग गैप को ना हम कह लीजिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ना हम बच्चे टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक होता है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड दूसरा होता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ठीक है। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को हम पहले डिस्कस करेंगे, हो सकता है ये 2 या 3 लेक्चर्स में हम इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे डिटेल में, फिर उसके बाद हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स वो होते हैं जो कि सभी अग्री करते हैं कि हमें इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को, इन प्रिंसिपल्स को तो हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हम यूनिफॉर्मिटी ला सकें, ठीक है, कोई भी एम्बिग्विटी, कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे। द अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में हम क्या क्या स्टडी करेंगे, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट कंसेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट, अक्रूवल कंसेप्ट एंड मैचिंग कंसेप्ट। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे फर्स्ट 3, दैट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट एंड मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। नेक्स्ट के जो कंसेप्ट्स हैं वो आने वाले लेक्चर्स में, यानी कि लेसन नंबर 4 के ही आने वाले नेक्स्ट पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है, अगर हम इसको जनरल लैंग्वेज में डिस्कस करें तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमें ये कहता है कि जो बिजनेस है और जो ओनर है वो दोनों सेपरेट इंडिविजुअल्स है। इंडिविजुअल्स कैसे हैं, जो बिजनेस है वो आर्टिफिशियल पर्सन है। आप बिजनेस को किसी भी कंपनीज एक्ट के तहत आप इसको क्या करवाते हो, रजिस्टर करवाते हो, जिससे क्या है एक लीगल आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है किसकी, बिजनेस की, एज अ पर्सन। यानी कि जैसे आप हैं, मैं हूं या कोई और पर्सन है, वैसे ही बिजनेस भी एक क्या है, पर्सन बन जाता है जब आप उसको लीगली रजिस्टर करवा देते हो किसी भी प्रोविजन या किसी भी एक्ट के तहत, ठीक है। तो जो ओनर है और जो बिजनेस वो दोनों क्या है, सेपरेट है। सेपरेट का यहाँ पर ये मतलब है कि आप बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस ही आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रिकॉर्ड करोगे। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ट्रांजैक्शंस आप बिजनेस से रिलेटेड ही रिकॉर्ड करोगे, आप ओनर की ट्रांजैक्शंस को क्या है, बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। ओनर की जो ट्रांजैक्शंस है, पर्सनल नेचर की जो ट्रांजैक्शंस है ओनर की, वो उस
उससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। जो बिजनेस से उसने पैसा लिया है या बिजनेस को पैसा दिया है, हम वही रिकॉर्ड करेंगे। अब वो अपनी पर्सनल कार परचेज कर रहा है, पर्सनल कार सेल कर रहा है, पर्सनल हाउस पे लोन ले रहा है, पर्सनल हाउस को सेल कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उन सारी ट्रांजेक्शन को हमने क्या है, जो पर्सनल नेचर की ट्रांजेक्शन है ओनर की, हमने उनको रिकॉर्ड नहीं करना है। हमने सिर्फ जो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई एसेट को परचेज कर रही है तो हमने उन्हीं को ही रिकॉर्ड करना है, या फिर अगर वो कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है बिजनेस से रिलेटेड, हम वही रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो दिस कंसेप्ट अज्यूम्स दैट फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस बिजनेस एंटरप्राइज एंड इट्स ओनर आर टू सेपरेट इंडिपेंडेंट आइडेंटिटीज। यही वो भी कह रहा है कि जो बिजनेस है एंड जो ओनर है उसका, वो क्या है, दोनों सेपरेट इंडिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट एंटिटीज है, यानी कि उनकी जो आपस की ट्रांजेक्शन है, जो पर्सनल नेचर की ट्रांजेक्शन है ओनर की, वो हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड ही रिकॉर्ड करेंगे। Thus, the business and personal transaction of its owners are separate. अभी इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं कि ओनर जब भी मनी इंट्रोड्यूस करता है ऑर्गेनाइजेशन में, जब भी वो ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करता है, तो हम उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, हम उसको किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल कह के, ठीक है। अब हम कैपिटल को बैलेंस शीट में ना लायबिलिटीज साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। वो क्यों रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो ओनर ने हमें कैपिटल, जो पैसा दिया है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो क्या है, हमारे लिए, क्योंकि हम बिजनेस तो अभी सेपरेट आइडेंटिटी है ना, सेपरेट पर्सन। तो अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन से पैसे ले रहा है तो इन द फॉर्म ऑफ लोन ही ले रहा है ना, ठीक है। तो क्या है, हमने ओनर को वो कैपिटल क्या है रिटर्न करने हैं जब भी हमारी कंपनी क्या हो जाएगी, वाइंड अप हो जाएगी या फिर लिक्विडेट हो जाएगी, ठीक है। तो सिमिलर नेचर में अगर कोई भी ओनर जो है वो बिजनेस से क्या है, कैश ले रहा है या गुड्स ले रहा है, तो हम उसको क्या है, बिजनेस एक्सपेंडिचर मान के नहीं चलते, हम उसको क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स कहते हैं, ठीक है। और उन्हीं ड्रॉइंग्स पे हम क्या कहते हैं, हम उस पे इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे ओनर से, हम उससे इंटरेस्ट भी लेंगे, ठीक है। अगर ओनर कुछ भी गुड्स जो विड्रॉ कर रहा है या फिर मनी विड्रॉ कर रहा है बिजनेस से अपने कैपिटल में से, तो हम उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे। क्यों, क्योंकि हम ओनर को क्या है, सेपरेट पर्सन मान के चलते हैं। आई होप सो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का जो बेसिक क्रक्स है वो कहता क्या है। इसको हम इस एग्जांपल से, इस फिगर से लेके चलते हैं कि ये जो बिजनेस से रिलेटेड, अगर ये बिजनेस है, ये जो लोअर वाली साइड है वो बिजनेस है और अपर वाली साइड क्या है, पर्सनल है, यानी कि ओनर वाली साइड है, ठीक है। तो अभी बिजनेस क्या है, क्या रिकॉर्ड करेगा, सिर्फ जो उसने एसेट्स वगैरह अपने नाम पे, अब बिजनेस क्या है, खुद के नाम पे परचेज करेगा, कोई भी एसेट परचेज करेगा तो वो ओनर के नाम पे एसेट को परचेज नहीं करेगा। अगर कोई भी XYZ लिमिटेड कंपनी है तो वो अपने नाम पे एसेट्स को एक्वायर करेगी, ना कि वो ओनर्स के नाम पे, ठीक है। तो इस वजह से भी बिजनेस क्या है, सेपरेट आइडेंटिटी है। सिमिलरली हम क्या है, जो ओनर है, ठीक है, जो ओनर है उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। और हम सब बिजनेस में जो अकाउंटिंग परफॉर्म कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न कर रहे हैं, हम किसी क्रेडिटर के साथ डील कर रहे हैं, हम किसी लेंडर के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम क्या है, रिकॉर्ड करेंगे। और दूसरी तरफ अगर हम सोचें कि अगर पर्सनल नेचर की ट्रांजैक्शंस कौन सी होगी, अगर जो ओनर है, ठीक है, वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का कार्ड यूज कर रहा है, कंपनी का कार्ड यूज कर रहा है, जिसको हम ड्रॉइंग्स मान के चलेंगे, ठीक है। इसको हम क्या मान के चलेंगे, लोन की कंपनी ने लोन दे दिया है या फिर कंपनी क्या है, इसको ड्रॉइंग्स मान के चलेगी, तो उस नेचर से रिकॉर्ड करेगी। और भी अगर वो उसी ओनर क्या है, अपने लिए घर परचेज कर रहा है, अपने लिए कार परचेज कर रहा है, या फिर अपने घर पे लोन ले रहा है, या कुछ भी और कर रहा है, लेकिन वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो हम उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जो ओनर्स है। अभी बिजनेस को फंड्स कौन देता है, हमने बोला कि बिजनेस एंटिटी क्या है, एक सेपरेट एंटिटी है, ठीक है। उसका ओनर से या किसी और पर्सन से डायरेक्टली क्या है, कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अब बिजनेस एंटिटी है, नेचुरल पर्सन तो नहीं है, वो तो आर्टिफिशियल पर्सन है। अब वो खुद से पैसे तो नहीं कमा सकते, वो पैसे कहाँ से लेके आएगी फर्दर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो बिजनेस एंटिटी को क्या है बच्चा, फंड्स इन्वेस्ट कौन प्रोवाइड करेगा, ओनर्स प्रोवाइड करेंगे, लैंडर्स प्रोवाइड करेंगे एंड
क्रेडिटर्स प्रोवाइड करेगी। ठीक है, इन्होंने इन 3 पार्टीज ने क्या करा, बिजनेस को फंड्स प्रोवाइड करे। उन्हीं फंड्स को अब बिजनेस के ने क्या कर दिया, यूज करके लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करा, इक्विपमेंट्स परचेज करे और कुछ कैश अपने पास रिजर्व के फॉर्म में रख लिया। ठीक है, यानी कि उन फंड्स को इसने क्या कर दिया, इम्प्लॉय कर दिया। अब बिजनेस क्या करेगा, इन सारे एसेट्स को यूटिलाइज करके इनकम जनरेट करेगा। ठीक है, इनकम जनरेट करने के बाद सबसे पहले वो क्या है, लेंडर्स की प्रिंसिपल पेमेंट और उसके इंटरेस्ट की पेमेंट करेगा। क्रेडिटर्स से जो उसने पैसा उसको देना था, ठीक है, ट्रेड के लिए जो उसने ले रखा था उधार पे, ठीक है, कोई भी गुड्स उधार पे ले रखी थी उसकी पेमेंट कर देगा। ठीक है, और ओनर्स को भी वो पेमेंट करेगा। किस फॉर्म में करेगा, प्रॉफिट की फॉर्म में। जो भी उसने प्रॉफिट अर्न करा होगा उसमें से जो कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है वो ओनर को क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो बिजनेस एंटिटी क्या है, इस फॉर्म में क्या है, एक सेपरेट एंटिटी है। यानी कि उसने पैसा तो लिया ओनर्स, लैंडर्स एंड क्रेडिटर्स से, लेकिन उसने क्या है, अपने पास से सारा पैसा नहीं रखा, उसको उसकी रीपेमेंट करनी पड़ी। ठीक है, तो नेक्स्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। आई होप सो आपको बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है कि हम ये अज्यूम करके चलते हैं जो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, हम इसको बहुत ही आने वाले इनडेफिनेट पीरियड के लिए हम अपने बिजनेस को क्या है, कंटिन्यू करेंगे। हम फ्यूचर में इसको बंद नहीं करने वाले। आप मान लीजिए कोई भी पर्सन है, ठीक है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। अब वो ये तो नहीं अज्यूम करके चलेगा ना कि हाँ आने वाले 10 साल बाद मैं ना अपना बिजनेस को बंद कर दूंगा। ठीक है, आने वाले 5 साल बाद मैं अपने बिजनेस को बंद कर दूंगी। तो ऐसा तो नहीं कोई भी सोच के चलता। तो ठीक है, तो बिजनेस क्या है, एक गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को फॉलो करके चलता है, जहां पर ये अज्यूम किया जाता है कि ये जो बिजनेस है वो अनफोर्सीएबल फ्यूचर के लिए, मतलब फोर्सेबल फ्यूचर के लिए हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इनडेफिनेट पीरियड के लिए हम इसको क्या है, कंटिन्यू करेंगे। हमें भी नहीं पता इसको हम कितने टाइम के लिए कंटिन्यू करने वाले, लेकिन बट यस हम इसको बहुत ही लॉन्ग पीरियड के लिए कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, it assumes a business will continue to trade for foreseeable future। हम ये assume करके चलते हैं कि फ्यूचर में भी हम अपने बिजनेस को क्या है, कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्या है, ये इसी कंसेप्ट के बेसिस पे ये क्या है, अलाउ करेगा कॉस्ट एंड रेवेन्यू को हम एलोकेट कर सकते हैं फ्यूचर के अकाउंटिंग पीरियड्स में। ठीक है, अब अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है कि बच्चा कि हम ना हर साल, ठीक है, हम कॉस्ट हर साल से रिलेटेड कॉस्ट को उसी साल में रिकॉर्ड करते हैं और उससे रिलेटेड रेवेन्यूज को भी हम रिकॉर्ड करते हैं उसी साल में। ठीक है, अब गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है, हमें अलाउ करता है। मान लीजिए किसी ने हमें ना एडवांस में पेमेंट कर दी, ऑर्डर कर दिया और एडवांस में ही पेमेंट कर दी। ठीक है, उसने कुछ हमसे परचेज करा। अब वो क्या है, हमारे लिए क्या है, एडवांस पेमेंट है, एडवांस क्या रेवेन्यू है। ठीक है, तो हम इसको फ्यूचर में जाके रिकॉर्ड करेंगे जिस ईयर से ये रिलेटेड होगा। ठीक है, अब हमने मान लीजिए प्री पेमेंट कर दी किसी भी एक्सपेंडिचर की। ठीक है, अब हमने जो ये जो एक्सपेंस की पेमेंट करी है, प्री पेमेंट करी है, पहले पेमेंट कर दी थी, मान लीजिए वो अभी अक्रू नहीं हुई। ठीक है, हमने उसकी पेमेंट कर दी, बट उसका बेनिफिट क्या है, हमें फ्यूचर में मिलने वाला है। तो वो किस कंसेप्ट के बेसिस पे हमें मिलने वाला है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हम आने वाले फ्यूचर में बिजनेस को बंद नहीं करने वाले हैं। ये जो हमने प्री पेमेंट करी है किसी भी एक्सपेंस की, हम उसका बेनिफिट फ्यूचर में उठाएंगे। वो कैसे उठाएंगे, हमें फ्यूचर में जाके उसकी दोबारा से पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि हमने पहले ही पेमेंट कर दी है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ मोर रियलिस्टिक वैल्यू ऑफ बिजनेस एसेट्स। अब ये जो बिजनेस एसेट्स होते हैं ना, इसकी हम क्लासिफिकेशन करते हैं किस बेसिस पे, गोइंग कंसर्न बेसिस पे। एसेट्स की भी और लाइबिलिटीज की भी क्लासिफिकेशन करते हैं। एसेट्स को और लाइबिलिटीज को हम क्लासिफाई करते हैं कैसे, करंट एंड नॉन करंट में। ठीक है, अब जो फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है, और जो करंट एसेट्स है, यानी कि जो नॉन करंट एसेट्स है एंड करंट एसेट्स है। अब हमने उसकी ग्रुपिंग क्यों करी है, क्यों, नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं, वो जिसका बेनिफिट हम बहुत आने वाले बहुत सारे सालों में उठाएंगे। ठीक है, जिससे हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे, वो क्या होते हैं, हमारे नॉन करंट एसेट्स होते हैं। अगर हम उसको नॉन करंट एसेट्स क्यों बोल रहे हैं, यही अज्यूम करके चल रहे हैं ना हम बिजनेस आने वाले फ्यूचर ईयर्स में भी करेंगे, तभी तो हमने उसको क्या है, एक ग्रुप बना दिया नॉन करंट एसेट्स का। ठीक है, सिमिलरली हमने क्या है, नॉन करंट लायबिलिटीज भी बना देते हैं, यानी कि वो ऑब्लिगेशंस जिनको हमने आने वाले फ्यूचर ईयर्स में पे करना है, यानी कि इस साल पे नहीं करना है, आने वाले जो आगे के फ्यूचर ईयर्स है उसमें उसकी पेमेंट करनी है। तो किस कंसेप्ट के बेसिस पे, वो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बेसिस पे ही होता है। ठीक है,
वही मैंने अभी आपको बताया कि हम एसेट्स को और लायबिलिटीज को क्या करेंगे, क्लासिफाइंग। जैसे कि इस फिगर में हमें क्या दे रखा है, एक फैक्ट्री दे रखी है, एक बिल्डिंग दे रखी है, एक गाड़ी दे रखी है, एक कैश दे रखा है। अब तो कैश जो क्या है वो करंट एसेट का नेचर में है, ठीक है। बाकी जो एसेट्स है वो हमें नॉन करंट नेचर में दे रखे हैं। अब ये किस बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन करी, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बेसिस पे करी, ठीक है। अब जो लायबिलिटीज है सिमिलरली जो हमने अभी इसी साल पेमेंट करनी है वो तो करंट लायबिलिटीज बन जाएंगी। अब जो बाकी जो कार वगैरह है, इस पे लोन ले रखा है, ठीक है। अब वो जो नॉन करंट लायबिलिटीज है वो क्या है, हम उसकी पेमेंट क्या है फ्यूचर में करेंगे। ये घर हमने लोन पे ले रखा है, ठीक है, ऐसी तो इनके फ्यूचर में हम पेमेंट करेंगे। तो ये क्या है हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज में इसकी क्लासिफिकेशन होगी, ठीक है। तो वो किस बेसिस पे हुई, वो इसी गोइंग कंसर्न बेसिस पे हुई। नेक्स्ट आ जाता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। आगे क्या कहता है, इट अज्यूम्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन वुड कंटिन्यू इट्स बिजनेस ऑपरेशंस इंडेफिनिटली। ये हमने डिस्कस कर लिया है। इट मीन्स दैट इट इज अज्यूम्ड दैट बिजनेस विल रन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड विल नॉट लिक्विडेट इन द फोर्सिबल फ्यूचर। हम अपने बिजनेस को आने वाले टाइम में बंद नहीं करने वाले हैं, हम इसको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। It is because the going concern concept the firm provides a basis to show its assets and liabilities value in the balance sheet। इसी कंसेप्ट के बेसिस पे हम अपने जो एसेट्स हैं और लायबिलिटीज को क्या है बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ करंट एंड नॉन करंट। नेक्स्ट क्या है बच्चा, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। आज का हमारा इस लेक्चर का जो लास्ट कंसेप्ट है वो है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अब मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहते हैं, आप सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जिनको आप मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, सॉरी, जिनको आप मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन कर सकते हो। कौन सी ट्रांजैक्शंस, जैसे कि आपने कार परचेज करी फॉर ₹20 लाख, ठीक है। अब वो ₹20 लाख को आप मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन कर पा रहे हो तो आप इसको क्या है रिकॉर्ड करोगे। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में झगड़ा हो गया या फिर आपकी कह लीजिए कि फैक्ट्री में जो मशीनरी थी वो काम करना बंद कर गई जिसकी वजह से आपको लॉस हो गया, ठीक है। अब आप कैसे डिफाइन करोगे कि उतने टाइम पीरियड में आपको कितने रुपीस का लॉस हुआ, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते थे उस टाइम में और आप कितनी सेल कर सकते थे उस टाइम में, ठीक है। तो आप इसको मॉनेटरी टर्म में डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। इंप्लॉइज का आपस में झगड़ा हो गया, ठीक है, उन्होंने अच्छे से काम नहीं करा जिसकी वजह से आपका लॉस हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको क्या है मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप ऐसी हैपनिंग्स जो ऐसे इवेंट्स हैं उनको आप रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को, जैसे आपने गुड्स को परचेज करा, ठीक है, आपको पता है आपने कितने रुपीस में परचेज करा तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे। फिर आपने उन्हीं गुड्स को, फिनिश्ड गुड्स को आपने सेल कर दिया, ठीक है, आपको पता है आपने कितने रुपीस में सेल करा है तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। आपने रेंट कितने रुपीस का पे करा, आपने एक्सपेंसेस की कितने रुपीस में पेमेंट करी, ठीक है, आपने जो इनकम है वो कितने रुपीस में जनरेट करी, ठीक है। इन सब चीजों को जिनको आप मॉनेटरी टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, आप वही ट्रांजैक्शंस को क्या है रिकॉर्ड करेंगे। इट मींस दैट ट्रांजैक्शंस लाइक परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, रेंट पेमेंट, एक्सपेंसेस पेमेंट, अर्निंग ऑफ रेवेन्यू एक्सेट्रा विल बी रिकॉर्डेड, ठीक है। हाउएवर ट्रांजैक्शंस और हैपनिंग्स हम कौन सी नहीं रिकॉर्ड करेंगे, उन्होंने एग्जांपल ले रखी है। जैसे यहाँ पे रिसर्च डिपार्टमेंट की क्रिएटिविटी की वजह से आपको क्या है बहुत सारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब आप कैसे डिफाइन करेंगे कि कितने लेवल की क्रिएटिविटी थी जिसकी वजह से आपको इतना प्रॉफिट हो गया। अब क्रिएटिविटी की वजह से तो प्रॉफिट हुआ, लेकिन आप उस क्रिएटिविटी को क्या है बच्चा, वो एक क्वालिटी है, ठीक है, एक क्वालिटेटिव टर्म में आप उसको कैसे मॉनेटरी टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, आप उसको नहीं कर सकते तो इसलिए आप उसको रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। मशीनरी आपकी ब्रेक होगी, ठीक है, आप इसको भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, क्यों, क्योंकि आप उसको मनी की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, और ऊपर से एक और इसमें आ जाता है कंसेप्ट मनी मेजरमेंट में। क्या होता है कि आपने मान लीजिए 3 कार्स परचेज करी फॉर ₹30 लाख, ठीक है, 30 लाख की आपने कार्स परचेज करी। अब आप क्या करी रिकॉर्ड करेंगे, एसेट साइड पे बैलेंस शीट पे रिकॉर्ड करेंगे एसेट की फॉर्म में कार ₹30 लाख, ठीक है। अब आप ये नहीं रिकॉर्ड करेंगे 3 कार्स, ठीक है, आप क्या रिकॉर्ड करेंगे ₹30 लाख, वो जो मनी है ना 30 लाख आप उसको रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। आई होप सो आपको मनी मेजरमेंट कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट लेसन में हम करेंगे डिस्कस अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट और आने वाले आगे कंसेप्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को जरूर सॉल्व करूंगी।
और अगर आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और हमें हमें ये क्यों रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है? इसके क्या बेनिफिट्स हैं, अकाउंटिंग कांसेप्ट्स क्या होते हैं, ठीक है? तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। मैं इसलिए आपके लिए आगे फर्दर वीडियोज़ लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।